अगर मैं तुम्हें नींद में से उठाऊं और तुम्हें बोलूं नीट, तो तुम्हारे मुंह से ये 5 चीजें जरूर निकलनी चाहिए। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो 2 साल हो चुके हैं मुझे नीट एक्सपीरियंस को गाइड करते हुए, और मैं जानता हूं ये 5 चीजें इतनी कॉमन होने के बावजूद तुम लोग कहीं ना कहीं इसमें गलतियां कर रहे होते हो। अब ये 5 चीजें जानने के बाद तुम कमेंट्स में मुझे बताना कि इनमें से क्या ऐसी चीजें थी जिन पे तुम ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक, और अब तुम देने वाले हो। सो बिना बकवास के शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, एंड दैट इज एनसीईआरटी। अब जैसे मैं तुम्हें एनसीईआरटी का नाम लूंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग पे यही चीज आती है कि यही बाइबल है, यही कुरान है, यही भगवत गीता है, चाहे कुछ भी बोल लो, यही है सब कुछ नीट के लिए। बट तब भी कई लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे होते। क्यों? बिकॉज एक्चुअल प्रैक्टिस में तुम क्या करते हो, तुम्हें लगता है कि यार कूल क्या है, कूल है कि यार एनसीईआरटी नहीं, उससे बाहर पढ़ना, अलग अलग कंसेप्ट डेवलप करना, डीप में कंसेप्चुअल नॉलेज डेवलप करना। हाँ, ये चीज अच्छी है, बट ये तुम एमबीबीएस में जाके भी कर सकते हो, और उसमें जाने के लिए तुम्हें पहले नीट देना पड़ेगा और उसको क्रैक करना पड़ेगा। और उसको क्रैक करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज चाहिए होगी, और वो तभी आएगी जब तुम एनसीईआरटी की चीजों को बार बार रिवाइज करोगे। तो कूलनेस हटा के एक बारी प्रैक्टिकली सोच के देखो, और जो प्रैक्टिकल चीज है उस पे फोकस करो। सो असली कूलनेस यही है कि तुम एग्जाम के पैटर्न में अपने आप को ढाल सको, और जो एग्जाम के लिए सच में जरूरी है यानी एनसीईआरटी, उस पे फोकस करो। अब कई लोग इसके बाद क्या करते हैं, एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे, इस तरह से ऐसे रीड कर लेंगे और सोचते हैं कि हाँ अब तो हमने अपना कोटा पूरा कर लिया, अब तो मेरे मार्क्स आने चाहिए, फिर उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो रीजन उसका ये है, तुम एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हो, लेकिन वो एनसीईआरटी तुम्हें रिटेन नहीं रह रही, और वो रिटेन तुम्हें रहेगी जब तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं तो उसके बिना तुम कितनी भी बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हें वो चीज याद नहीं रहेंगी, तुम्हारे दिमाग से वो उड़ ही जाएंगी। और उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, तुम ओसवाल बुक्स की जो एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स है उसको यूज कर लो। तो ये है तुम्हारी एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स। इसमें तुम्हें नीट 2024 और 25 का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, उसके अलावा 2 सैंपल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही में बाकी सारे ही चैप्टर्स के तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर्स मिल जाएंगे। उससे पहले ये ट्रेंड एनालिसिस तुम्हें दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी की थ्योरी को पॉइंटर्स में सिंप्लीफाइड करके तुम्हें बताया गया है, साथ ही में तुम्हें ये निमोनिक्स और फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हर टॉपिक के बाद उसका जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साथ ही में ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ से इन्होंने लिया है, क्या पेज नंबर है। उसके अलावा इसमें जो कंसेप्ट अप्लाइड है वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही में इसके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। सो क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हारा अच्छा खासा थ्योरी का रिकॉल भी हो जाएगा, और इसमें हर सब्जेक्ट में 1200 प्लस क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर लेना। अब हमारे दूसरे पॉइंट पे आने से पहले एक तुम्हें रियलिटी चेक देता हूँ। अब अगर 100% लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी 25 लाख लोगों को हम 100% अगर मानते हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 40% लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट करते ही करते हैं। अब अगर 40% मान लो, तो उसके बाद भी जो गवर्नमेंट सीट्स में सिलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 50,000 लोगों का, यानी अगर डिवाइड करोगे तुम 25 लाख से, तो हमारे पास निकल के आएगा नंबर 2%। तो क्या कारण है कि उन 40% में से भी सिर्फ ये 2% जो लोग हैं वही नीट में सिलेक्ट हो पाएंगे? एंड द आंसर इज रिवीजन। तुम पूरा सिलेबस पढ़ लो, बट तुम्हें वो रिटेन नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए रिवीजन पे तुम्हें ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर जानना चाहते हो कि रिवीजन डिटेल में किस तरह से करना होता है, तो ये वाली जो वीडियो है उसको जाके चेकआउट कर लेना, इसमें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब तीसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन बताता हूँ। अब अधिकतर लोग जो नीट चूज करते हैं वो इसी कारण से करते हैं कि उसमें मैथ्स नहीं आती, बट उनको यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि इसमें यार फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें थोड़ी बहुत तो मैथ्स, कैलकुलेशन, ये सब यूज होना ही होना है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि यार सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बायो का, उसमें 360 है, तो यार उसमें मैं मैक्सिमम ले आऊंगा। बाकी केमिस्ट्री में भी अगर मैं फिजिकल को हटाऊं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी जो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते ही हैं, मैं उसमें स्कोर कर लूंगा, बाकी का थोड़ा बहुत मैं स्कोर कर लूंगा फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में, और इससे मेरा हो जाएगा नीट क्रैक। इसमें मैंने नीट क्रैक नहीं, मैंने तो पूरा जो पैटर्न है ना उसी को क्रैक कर लिया है। अब आओ तुम्हें रियलिटी दिखाता हूँ। मान लो तुमने बायो में 360 में से 340, चलो हटाओ वो भी, 350 ले आए तुम। बाकी केमिस्ट्री में अगर तीनों ही सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन माने, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के तो मान लो 120 में से 100 मार्क्स ले आए। कितने हुए टोटल? 450। और अब मिनिमम मान के चलें कि तुम्हारे लिए तुम्हें नीट सिलेक्शन के लिए अगर 550 मार्क्स भी चाहिए, बाकी के 90 मार्क्स कहां से लाओगे? अपने आप आ जाएंगे। उसके लिए तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स। बायो में 340 350 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिजिक्स में 180 में से 180 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, और ये चीज मैंने की थी। तो उसके एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे, चाहे तुम कितना ही कोस लो कि यार फिजिक्स हमसे बनती नहीं है, हम तो यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं, क्या काम यहाँ पे फिजिक्स का। बट तुम्हें पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ेगा अगर तुम्हें नीट क्रैक करना है। तुम ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, और एक्सक्यूजेस को छोड़ के तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, अपने आप को घिसना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स पे, तभी जाके तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, एंड इवेंचुअली नीट क्रैक कर सकते हो। तो अब आते हैं चौथे पॉइंट पे,
उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो तुम्हारा नीट क्रैक हो चुका है, तुम एमबीबीएस में आ चुके हो, तो अब तुम पहले क्या बोलोगे कि यार मैं पहले पहले ना सारे ये जो 19 सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ लूंगा, इनकी सारी थ्योरी पढ़ लूंगा, उसके बाद जाके ही मैं पेशेंट देखूंगा। या फिर तुम जो थ्योरी पढ़ते जा रहे हो उसको प्रैक्टिकली जाके पेशेंट में देखोगे कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। अब बताओ तुम इन दोनों में से क्या चुनोगे? तुम में से ऑलमोस्ट सबने ही सेकंड वाला ऑप्शन चुना होगा। पर वही अगर मैं तुमसे ये थोड़ा सा सवाल मॉडिफाई करके पूछूं कि यार अब तुम या तो अपना पूरा सिलेबस पढ़ लो, पूरी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद जाके ही तुम टेस्ट दो, या फिर तुम जो पढ़ते जा रहे हो उसके साथ साथ उसका टेस्ट दो। अब इस टाइम पे ना तुम में से काफी लोग फर्स्ट वाला चूज करते हैं। तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा क्यों? आखिर जब दोनों ही सिचुएशन एक तरह की हैं तो तुम यहाँ पे सेकंड वाला चूज क्यों नहीं कर सकते? भाई तुझे लगता है कि है ना मुझे सब कुछ आना चाहिए अगर मुझे टेस्ट में बैठना है तो, बट तुझे टेस्ट में बैठ के जो चीजें समझ आएंगी वो चीजें तुझे पढ़ के समझ नहीं आएंगी थ्योरी। उस टाइम जब एंजाइटी फील हो रही होती है, जब तेरे को आंसर नहीं आ रहा है, जब तेरा टाइम निकला जा रहा है, तुझे एक क्वेश्चन पे 5 मिनट हो चुके हैं, तुझे आगे बढ़ना है कि उसी को सॉल्व करना है, ये चीजें तुम्हें कब समझ आएंगी? थ्योरी पढ़ के नहीं, जब तुम टेस्ट दोगे तब। बट वो तुम देना ही नहीं चाहते। सो द बॉटम लाइन इज टेस्ट दो। जो पढ़ते जा रहे हो, एक चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जैसे उसका टेस्ट होता है उसको अटेम्प्ट करो। पार्ट टेस्ट देने हैं, सिर्फ फुल टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। पार्ट टेस्ट दोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि टेस्ट किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद ही जो तुम्हारे फुल टेस्ट है उसमें तुम अपनी जो नॉलेज है उसको और अच्छे से रेक्टिफाई कर पाओगे और उससे रिवाइज कर पाओगे। अब इन सब के बाद आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा 5th पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। अब ये चारों ही पॉइंट तुमने एनसीईआरटी एक बार ही पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, उसके बाद पढ़ना छोड़ दी। टेस्ट तुमने एक बार दिया, 2 बार दिया, फिर छोड़ दिया। रिवीजन तुमने एक बार किया, 2 बार किया, फिर छोड़ दिया। कुछ नहीं होगा इन सबसे। इन सभी चीजों में तुम्हें कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और वो ही है द सीक्रेट सॉस टू क्रैक नीट। तो लास्ट लाइन इस वीडियो की यही है कि पैशन वगैरह के पीछे मत भागो, तुम्हें एक ही चीज पे घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तब ही जाके तुम नीट को क्रैक कर पाओगे। सो दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।